हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर वेन डायग्राम और मिसिंग नंबर्स के साथ। इस वीडियो में हमने दो चैप्टर्स को कंपाइल किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों चैप्टर्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है और दोनों चैप्टर्स ही बहुत ईजी हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम के साथ, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है? स्कूल टाइम पे आपने किया होगा मैथ्स में, बहुत बेसिक सा। देखिए, वेन डायग्राम का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर जो हमें एक दूसरे के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करती है, ठीक है। जैसे सपोज करिए मैंने बोला अभी कॉन्सेप्ट एक कोचिंग है, ठीक है। ये एक कोचिंग है इंडिया में, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट इंडिया में कोचिंग है, ठीक है। तो मैंने इंडिया का एक सर्कल बनाया कि ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर अभी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से वेन डायग्राम्स वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। एक डायग्राम, एक एरिया, इसमें मेल आते हैं और फीमेल आते हैं। अब मैंने बोला कि कुछ मेल और फीमेल, या ऐसे कर सकते हो कि इन ह्यूमन बींग्स में ये मेल है, ये फीमेल है। मैंने बोला कि कुछ मेल एजुकेटेड हैं, तो मैंने यहाँ पे एजुकेटेड के साथ मेल को इंटरसेक्ट करवा दिया, क्योंकि मैंने कहा था कुछ मेल एजुकेटेड हैं, तो इसलिए मेल का थोड़ा सा पार्ट और एजुकेटेड का थोड़ा सा पार्ट आपस में इंटरसेक्ट करेगा। और मैंने बोला कि कुछ फीमेल्स वर्किंग हैं, तो यहाँ पे भी वर्किंग और फीमेल का कुछ पार्ट इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? इस तरीके से आपके वेन डायग्राम्स होते हैं। और बाकी वेन डायग्राम जब आप अपने तरफ से क्वेश्चंस करने के लिए स्टार्ट करोगे तो आपका ये चैप्टर एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको अप्रोच कैसे करना है, अगर वो सब आपको सीखना है तो आपको इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहना होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी रेड कार्स आर देयर। अब ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये हमें क्या बता रहा है? ये एंटायर सर्कल हमें बता रहा है अबाउट ब्लैक कार्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये हमें बता रहा है अबाउट द नंबर ऑफ ब्लू कार्स। जितने भी डिजिट्स इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं वो सारी क्या हैं? ब्लू कार्स हैं। और जितने भी डिजिट्स हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर आ रही हैं वो सब क्या है? रेड कार्स हैं। उसने पूछा हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर, कितनी रेड कार्स हैं। तो जितनी भी कार्स आपके रेक्टेंगल में आ रही हैं आप उन सबको ऐड कर देंगे। 5 एडिशन 6 एडिशन 14 और एडिशन 8, ठीक है। 6 और 14 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33। आंसर हो गया आपका डी 33। क्लियर? ओके, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अभी हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्लास आर बोथ फोन एंड पेन, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये मुझे वो नंबर दिखा रहा है जो कि ग्लास है। अब हम इस ट्रायंगल को पहले समझते हैं, ठीक है। ये जो 16 है ट्रायंगल का, ये किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ओनली ग्लास, ठीक है। तो आई कैन से जो ओनली ग्लास वाला पार्ट है वो मेरा 16 है। ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ये जो ट्रायंगल है इसके साथ ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे लिखा है 13। ये जो 13 है यहाँ पे सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ग्लास विच इज पेन ऑल्सो, ग्लास विद पेन। ये कितने हो गए? 13,
ठीक है। अब ये जो नंबर 4 है, ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल के इंटरसेक्शन से बना है, इसका मतलब ग्लास विद फोन, ग्लास विद फोन, ये कितने हो गए? 4। ठीक है। अब ये जो 11 है, ये जो 11 है, अगर अब आप इस 11 को देखो तो ये 11 ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल, इन सब के इंटरसेक्शन से बना है, 3 चीज़ों के इंटरसेक्शन से बना है। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि दीज आर द ग्लास दैट आर बोथ फोन एंड पेन। हमें क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी ग्लास आर बोथ फोन एंड पेन। सो द नंबर इज़ 11। 11 वो नंबर है जो ग्लास भी है, फ़ोन भी है और पेन भी है। समझ आया हाउ टू रीड अ वेन डायग्राम? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है। अब मदर, सारी मदर्स, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, सिर्फ मदर्स आएगा। मदर्स, हस्बैंड और मेल। अब ये अगर मैं बोलूँ मेल, तो मेल का छोटा सा कोई सेक्टर होगा जो कि हस्बैंड होगा। मतलब नोबडी कैन से दैट ऑल मेल्स आर हस्बैंड, नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेल्स का कुछ पार्ट होगा जो हस्बैंड होगा। और रही बात मदर्स की, तो मदर्स एंटायरली डिफरेंट सर्कल में आएंगी, डिफरेंट एरिया में आएंगी। नो मेल कैन बी अ मदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट जेंडर। सो कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम होना चाहिए अगर हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन मदर्स, हस्बैंड एंड मेल। ओके, सो हेयर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये हाउ है, HOW, हाउ। हाउ मैनी ड्रेस आर ट्राउज़र। ठीक है। अब पहले हम देखते हैं ड्रेस। ड्रेस कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ड्रेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला सेक्शन, ट्रायंगल वाला सेक्शन। अब इस ट्रायंगल में भी हमें ऐसी ड्रेस चूज़ करनी है जो कि ट्राउज़र है। ट्राउज़र का मतलब जो कि रेक्टेंगल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। रेक्टेंगल के साथ अगर आप देखो तो ये 2 नंबर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो 4 और एक 3। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7। तो बेसिकली हाउ मैनी ड्रेस आर ट्राउज़र? 7 ड्रेस आर ट्राउज़र। क्लियर? अंडरस्टूड? लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the Venn diagram that best represents the relationship between the following classes: Indian, brain specialist, surgeon। चलिए अब मैंने यहाँ पे इंडियन बनाया, ये मेरा इंडिया का एक एरिया हो गया। क्या इंडियंस के सिर्फ, क्या आई कैन से कि जितने भी ब्रेन स्पेशलिस्ट हैं वो इंडिया के ही अंदर आते हैं? नो, आई कैन नॉट से दिस। क्यों? क्योंकि भैया ब्रेन स्पेशलिस्ट तो अमेरिकन्स भी हो सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी हो सकते हैं। तो आई कैन से क्या कि इन दोनों के बीच में एक इंटरसेक्शन हो सकता है, देयर कैन बी एन इंटरसेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्जन की, अब देखिए ब्रेन स्पेशलिस्ट और सर्जन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आपको आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी यूज़ करनी पड़ेगी, जो आपकी कॉमन सेंस है वो भी काम आएगी। अंडरस्टूड? तो इफ़ आई एम सेइंग दैट सम इंडियंस आर ब्रेन सर्जन्स, ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो आई विल से दैट सम इंडियंस आर also surgeon. Not all Indians can be surgeon, or not all surgeons can be Indians, right? Some. Okay, and there will be no intersection between surgeons and ब्रेन स्पेशलिस्ट। सर्जन्स और ब्रेन स्पेशलिस्ट के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, बिकॉज दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम्स, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसलिए आप एक एक ये वाला चैप्टर
जो भी आपको किताब ठीक लगे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। क्या है? लैंग्वेज, पंजाबी, हिंदी और मलयालम। बस लैंग्वेज, ये जो पंजाबी, हिंदी और मलयालम है, ये तीनों ही लैंग्वेज हैं। तो आई कैन से कि ये तीनों इंडिविजुअली मतलब बिना किसी इंटरसेक्शन के इंडिविजुअली लैंग्वेज के एंटायर एरिया के अंदर आती हैं। राइट, बहुत इजी था ये, ना इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि हिंदी अलग लैंग्वेज है, पंजाबी अलग लैंग्वेज है, मलयालम अलग लैंग्वेज है। ये तीनों ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हैं तो लैंग्वेजेस, इसलिए ये तीनों इंडिविजुअली लैंग्वेज वाले एरिया के अंदर आई हैं। आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, स्टडी द गिवन diagram carefully and answer the question. The members in different series. एक minute. Is there some issue with the language of the question? ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, इसको आप काट दीजिए। द क्वेश्चन इज़ दैट कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग गेम्स खेलते हैं। हमें बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एक ही गेम खेलते हैं, जो सिंगल गेम खेलते हैं। ठीक है, ओनली वन गेम। अगर मैं चेस की बात करूँ, ठीक है, तो ये जो 19 है, ये नंबर किसी और सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 19 बच्चे वो हैं जो सिर्फ चेस खेलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो 21 है वो किसी और सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो 21 वो बच्चे हैं जो सिर्फ लूडो खेलते हैं, और यहाँ पे जो 13 है वो भी किसी और सर्कल के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो 13 वो बच्चे हैं जो सिर्फ स्क्वैश खेलते हैं। तो सिंगल गेम खेलने वाले कितने बच्चे हुए? 9 + 1 10 + 3 13, 53। आंसर इज 53। ओके, चलें आगे। चलिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। कौन कौन सी हैं? लोटस है, लिली है और मैंगो है। लोटस एक अलग सेक्शन होगा, लिली एक अलग सेक्शन होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये दोनों फ्लावर्स हैं पर अलग अलग। ठीक है, और मैंगो तो हमारा फ्रूट है, वो तो ऑब्वियसली अलग सेक्शन होगा। तो बेसिकली इन तीनों का एक अपना सेपरेट सेक्शन होगा विदाउट एनी इंटरसेक्शन। ओके, सो आंसर हेयर विल बी दिस वन। ओके, क्लियर? चलिए, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी हॉर्सेस आर नीदर क्लिप्स नॉर बैग्स। ना तो क्लिप होने चाहिए, ना ही आपके बैग्स होने चाहिए। ठीक है, अब पहले देखते हैं हॉर्सेस वाला एरिया क्या है। सो ये है हमारा हॉर्सेस का एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉर्सेस का एरिया। इसमें हॉर्सेस ऐसे जो ना कि क्लिप हो, मतलब रेक्टेंगल के साथ इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, सर्कल के साथ भी इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, ना तो बैक चाहिए ना क्लिप चाहिए। तो हमें इंडिविजुअल हॉर्सेस चाहिए, जो कितने हैं? 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो ये कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बार आपको अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इनको अप्रोच करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राइट, चलिए, अब ये क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देखिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपना आंसर एक बार चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द हेक्सागन स्टैंड्स फॉर पुलिस ऑफिसर्स,
हेक्सागन हमारा पुलिस ऑफिसर्स, पेंटागन, सॉरी ये हेक्सागन नहीं है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन का मतलब होता है एक ऐसी फिगर, एक ऐसी एंक्लोज्ड फिगर जिसकी 6 साइड्स हों। पेंटागन का मतलब होता है एक ऐसी एंक्लोज्ड फिगर जिसकी 5 साइड्स हों, ठीक है। पेंटागन हमारा शो कर रहा है ग्रेजुएट्स को, सर्कल हमारा शो कर रहा है फीमेल्स को, और स्क्वायर हमारा शो कर रहा है इंडियंस को, ठीक है। द गिवन नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ persons in that particular category। उसके बाद how many Indian police officers are graduates but not female। हमें ऐसे इंडियन ढूंढने हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन फीमेल नहीं है, ठीक है। इंडियन कहाँ है हमारा, ये स्क्वायर इंडियन है, ठीक है। अब इस स्क्वायर में हमें चाहिए जो कि ग्रेजुएट भी हो और पुलिस ऑफिसर भी हो लेकिन फीमेल ना हो, मतलब सर्कल हमें एंटायरली नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए जो कि ग्रेजुएट भी हो और पुलिस ऑफिसर भी हो, इसका मतलब जहाँ पे स्क्वायर, हेक्सागन और पेंटागन इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो या इन तीनों का इंटरसेक्शन हो, जो क्या है 11 है। इन तीनों का ही इंटरसेक्शन होना चाहिए, सर्कल का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11। ओके, द आंसर हेयर विल बी 11, ठीक है। सेलेक्ट द सेट ऑफ क्लासेस, द रिलेशनशिप अमंग द बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम। अब देखिए ये हमारा रिवर्स टेक्निक है। यहाँ इसने हमको वेन डायग्राम दे दिया और ये बोला कि आप ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं ईटेबल्स, प्लम्स, फ्रूट्स। ईटेबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स हमारे सारे ईटेबल होते हैं, एंटायरली ईटेबल के अंदर आ जाएगा, और प्लम्स हमारे फ्रूट्स होते हैं तो वो हमारा एंटायरली आ जाएगा फ्रूट्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया एलिमिनेट। अब बात करते हैं अगले की, मेल, फीमेल, डॉटर्स। मेल हमारा एंटायरली डिफरेंट, फीमेल हमारा एंटायरली डिफरेंट। इस फीमेल में कुछ जो फीमेल होंगी वो डॉटर्स होंगी, तो इस तरीके से बनेगा, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं वीमेन, गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स। वीमेन में कुछ वीमेन डॉक्टर होंगी, आई विल नॉट से कि सारी वीमेन हमारी डॉक्टर होंगी, नो, ठीक है। और कुछ वीमेन गायनोकोलॉजिस्ट होंगी। अब जो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट होंगी वो होंगी तो डॉक्टर ही, ठीक है, वो होंगी तो डॉक्टर ही। और ऐसा नहीं होता है कि गायनी सिर्फ वीमेन ही होती है, दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट, ये इंडियन माइंडसेट अपने दिमाग से निकालो, ठीक है। गायनी मेल भी हो सकता है, ओके। तो इसलिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। गायनी एंटायरली डॉक्टर्स में आएगा, जितने भी आपके गायनेक होते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं, वो सब डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इनका कुछ पार्ट विमेन होगा, अंडरस्टूड। तो थर्ड वाले का हमारा डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। अगेन ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स। इन एंटरप्रेन्योर्स में कुछ एंटरप्रेन्योर्स विमेन होंगी, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट, अब कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं, या दोनों का कॉमन भी हो सकता है। समझ में आया? तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। क्या क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओमनिवोरस, डियर और प्लैनेट, ठीक है। प्लैनेट हमारा एक कंप्लीटली अलग चीज़ हो गई, ठीक है, कि कोई भी एक प्लैनेट, ठीक है। अब ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
इस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है ओमनीवोरस, ठीक है। और मैं आपको एक बार वापस से बोल रही हूँ कि आपकी जनरल नॉलेज भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। डियर हमारा किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? दे आर हर्बीवोर, दे आर हर्बीवोर। तो डियर हमारे ओमनीवोर में नहीं आएंगे, ठीक है, वो एंटायरली अलग आएंगे, लेकिन हैं तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आएंगे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। हर्बीवोर क्या होते हैं? जो सिर्फ घास, प्लांट्स, ये सब चीज़ें खाते हैं, जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। कार्निवोर क्या होते हैं? अच्छा, हर्बीवोर का एग्जाम्पल डियर। कार्निवोर क्या होते हैं? जो जानवरों को मार के खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, जो आपको घास खाते नहीं दिखेंगे, ठीक है, ये होते हैं कार्निवोर। ओमनीवोर होते हैं जो घास भी खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो आपके एनिमल्स भी खाते हैं, वो होता है ओमनीवोर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बनेगा हमारा डायग्राम। इस टाइप का डायग्राम कहाँ है? यहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं 13th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द ओवल स्टैंड्स फॉर, ओवल हमारा चार्टेड अकाउंटेंट, पेंटागन हमारा मेल, ट्राइंगल स्टैंड्स फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज एंड स्क्वायर स्टैंड्स फॉर टैक्स पेयर्स। Given number represents the number of persons in that particular category. How many male chartered accountants are neither taxpayers nor full-time employees? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें चाहिए यहाँ पे मेल चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब ऐसे लोग जिनका ओवल और पेंटागन कॉमन हो। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये वाला पार्ट हमारा है जहाँ पे 8, 22, 17 और 11 आ रहा है। लेकिन ये टैक्स पेयर भी नहीं होने चाहिए और फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए, मतलब इसमें ट्रायंगल का भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए और स्क्वायर का भी नहीं होना चाहिए। क्या बचा? 22। यहाँ पे ये आंसर छुप गया है, आंसर विल बी सी, दैट इज 22, दैट इज 22। देखा आपने कितना इजी था, how easy it was. Alright, let's move ahead. In the Venn diagram shown below, the relationship between which option is correctly represented. अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शंस हमें इस टाइप के डायग्राम से रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, कैरेट्स, फूड, ड्रेसिंग टेबल। फूड वाले सेक्शन में एंटायरली कैरेट्स आता है और ड्रेसिंग टेबल तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग हो गई, इट्स अ फर्नीचर, है ना। ये तो इजी है, तो ये तो नहीं होगा, ए हमारा हो गया एलिमिनेट। अगला देखते हैं बी, यहाँ पे कॉमा है, पॉलीगन्स, यहाँ पे है हमारे पास पॉलीगन्स, ठीक है। पॉलीगन्स हो गए, इसके अंदर आपका आएगा क्वाड्रिलेटरल्स और यहाँ पे आएगा आपका सर्कल, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं वो फिगर्स जिनकी कोई साइड होती है, ठीक है, उसका ही एक हिस्सा होता है क्वाड्रिलेटरल, और सर्कल एंटायरली डिफरेंट फिगर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, फर्नीचर। चेयर भी फर्नीचर के अंदर आएगा एंटायरली, टेबल भी एंटायरली फर्नीचर के अंदर आएगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं, द गिवन वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन विच सेट ऑफ क्लासेस गिवन इन द ऑप्शंस, ठीक है। फर्स्ट अगर हम देखें तो मेल्स, ठीक है, इन मेल्स में हमें मिलेंगे फादर्स। अभी जो फादर्स हैं इसमें से कुछ आपके सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ए।
ये भी आप समझते चलिए कि मैं किस टाइप से ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे भी आपको सीखने को मिलेगा, समझ रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सिस्टर्स, ये फीमेल हैं। फीमेल में जो मदर्स हैं वो, कुछ मदर्स आपकी सिस्टर्स भी हो सकती है लेकिन दोनों होंगी तो फीमेल ही, तो इसलिए दोनों फीमेल के अंदर आ रही हैं लेकिन आपस में इंटरसेक्ट भी कर रही हैं। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेल्स है, इसमें फादर्स है, डॉक्टर्स। अब देखिए डॉक्टर्स हमारा जो होगा उसमें से कुछ लोग फादर भी हो सकते हैं, कुछ लोग मेल भी, और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मेल ना हो, फीमेल हो या अलग जेंडर हो। तो इसलिए डॉक्टर का कुछ हिस्सा मेल के आउटसाइड भी रहेगा। ठीक है, तो सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और लिख लीजिए, नन ऑफ दिस। ठीक है, डी है हमारा इंजीनियर्स ब्रदर्स मेल्स, ये हो गए मेल्स, मेल में आ गया आपका ब्रदर्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स भी आपके कुछ ऐसे होंगे ना जो मेल नहीं होंगे, जिनका अलग जेंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा आपका, नन ऑफ दिस। ओके, चलिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन। देखिए मिसिंग नंबर में भी ना बहुत ज़्यादा कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, कोई ऐसे सिंपल सा फॉर्मूला नहीं है। इसमें अगेन आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि अच्छा मुझे क्या करना है, किस तरीके से इसको डिकोड करना है आपके पास। अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट रो ये दिया हुआ है, सेकेंड रो ये दिया हुआ है, थर्ड रो में हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। अब ये जो फर्स्ट रो और सेकेंड रो दिया है ये हमें क्यों दिया है, क्या लगता है? ये हमें इसलिए दिया है ताकि हम ये देख सके कि फर्स्ट रो में क्या सीक्वेंस फॉलो करी है, वही सेम सीक्वेंस सेकेंड रो में भी होनी चाहिए। और अगर दोनों में सेम सीक्वेंस है तो मतलब हम सही जा रहे हैं, और वही सेम सीक्वेंस हमें थर्ड रो में लगा के क्वेश्चन मार्क निकालना है। ठीक है, तो इट इज़ काइंड ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, इट इज़ काइंड ऑफ सीरीज। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या लग रही है, समझे बात को, अंडरस्टूड। अब अगर मैं फर्स्ट रो को यहाँ पे लिख लूँ, एग्ज़ाम में भी ना लिख लिया करो, शीट पे नंबर्स को लिख लिया करो, तब सॉल्व करने में इजी पड़ता है। अब मुझे बताओ 18 से 36 जाने में मैं क्या कर सकती हूँ, ईजीएस्ट वे इंटू 2 कर सकती हूँ। ठीक है, और 36 से 6 जाने में मैं क्या कर सकती हूँ, डिवाइड बाय 6 कर सकती हूँ। देखते हैं क्या ये सेम चीज़ दूसरे वाले रो में लगा है। दूसरे रो में क्या नंबर है, 24, 48 और 8। यहाँ से यहाँ जाने में इंटू 2, और 48 से 8 जाने में डिवाइड बाय 6। अरे हाँ, ये तो सेम सीक्वेंस लग रही है, तो मतलब सीक्वेंस मेरी डिकोड हो गई। यही सीक्वेंस मैं थर्ड रो में लगा के आंसर निकाल लूँगी। ठीक है, 33, 66 और x इंटू 2 और डिवाइड 6, ये आ गया 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हमें ऐसे दिया हुआ है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, फर्स्ट रो को एक बार लिख लेते हैं, 11, 19 और 27। अब 11 से 19 जाने में जो सिंपलेस्ट तरीका है वो है 8 ऐड कर दूँ, और 19 से 27 जाने में भी जो मेरा सिंपलेस्ट तरीका है वो है 8 ऐड कर देना। ठीक है, दूसरी रो में 17, 25 और 33। 17 से 25 जाने में जो सिंपलेस्ट तरीका है वो है 8 ऐड करना, और 25 से 33 में जाने में अगेन 8 ऐड करना। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे सीक्वेंस डिकोड हो गई। यही सेम सीक्वेंस मैं लगाऊंगी हमारे थर्ड रो में, लगा दूंगी थर्ड रो में। तो ये क्या है, 23, 31 और x, यहाँ पे देखा 8। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 8 ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 39, यानी कि
39 होता है मेरा आंसर। क्लियर, डन। चलिए यहाँ पे भी यही चीज़ है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। चलिए इसको देखते हैं। फर्स्ट रो है मेरी 18, 9 और 27। सेकंड रो है मेरी 40, 36 और 140। ठीक है, अब 18 से 9 जाने में मैं डिवाइड बाय 2 करूं, लेकिन 40 से 36 जाने में तो मैं डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगी, है ना। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, और वो 27, 9 से 27 जाने में इंटू 3 हो रहा है, पर उस तरीके से तो नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक ये लग रही है कि अगर मैं इसको n2 मान लूँ, इन नंबर्स को, इनको n1 मान लूँ और इनको n3 मान लूँ, तो जो यहाँ पे ट्रिक लग रही है वो है n2 इंटू 5 माइनस n1 इक्वल टू n3, यानी कि n2 इंटू 5 हो गया आपका 45, ठीक है, माइनस में आपका हो गया 18 जो आपको देगा 27। ठीक है, यही ट्रिक अगर आप देखो तो आपकी रो नंबर 2 में भी लग रही है। n2 इंटू 5 यानी 36 इंटू 5 हो गया आपका 180, 180 माइनस 40 ये आपको दे रहा है 140। यही सेम ट्रिक हमें कहाँ लगानी है, रो नंबर 3 में लगानी है। रो नंबर 3 क्या है, 40, 13 और x। ठीक है, यानी कि 13 इंटू 5 माइनस 40, 13 5 ज़ा 65 माइनस 40, ये हो गया आपका 25। तो यहाँ पे आ गया आपका 25। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हम सीक्वेंस डिकोड कर रहे हैं ना, वो हर सीक्वेंस में, हर एक क्वेश्चन के हर सीक्वेंस में सेम लगना है, अलग अलग नहीं लगना कि फर्स्ट रो में कुछ अलग सीक्वेंस लग रहा है, सेकेंड रो में कुछ अलग सीक्वेंस लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो है 12, 7, 32। इधर भी मुझे लग रहा है कुछ अलग ही लगेगी सीक्वेंस। दूसरी रो है 17, 13 और 33। 12 से 7 जाने में आप करोगे -5, 17 से 13 जाने में आप करोगे -4। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सीक्वेंस नहीं लगेगी। यहाँ पे जो सीक्वेंस लग रही है वो है n1 इंटू 5, अगर मैं इनको n1 मानूँ, n2 और n3। ठीक है, n1 इंटू 5 माइनस n2 इंटू 4 इज इक्वल टू n3। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में अप्लाई करके देख लेते हैं। 12 5 ज़ा 60 माइनस 7 4 ज़ा 28, यस ये हमें 32 दे रहा है। ठीक है, सेकेंड वाली रो में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। 17 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, ये हो गया 85। 85 माइनस 13 4 ज़ा 52, ये भी हमें 33 दे रहा है। मतलब ये सेम सीक्वेंस हमें अपनी थर्ड रो में डालना है, दैट इज़ 14, 8 और x। ठीक है, 14 5 ज़ा 70 माइनस 4 8 ज़ा 32, ये हमें देगा 38। तो हमारा आंसर होगा ए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस है कि वो सीक्वेंस है। बेटा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस में कोई भी डिफाइंड फॉर्मूला नहीं होता है। इन क्वेश्चंस में कोई डिफाइंड फॉर्मूला, कोई डिफाइंड सीक्वेंस नहीं होती है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। आप जब उसको देखोगे क्वेश्चन को तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा सीक्वेंस लगेगा, लेकिन कैसे, सिर्फ प्रैक्टिस करने से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फर्स्ट रो है 2, 57 और 7। अगली रो है 6, 2, 25 और 3। आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने नहीं करे हुए हैं, ये मैं अभी आपके साथ साथ कर रही हूँ। मेरे से क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे भी कोई ऑर्डिनरी सीक्वेंस नहीं लगेगी। अगर आप ध्यान से देखो
तो n1 का क्यूब और n3 का स्क्वायर इज इक्वल टू n2। फर्स्ट रो अगर देखें तो n1 का क्यूब यानी 8, n3 का स्क्वायर यानी 49, ये हमें देगा 57, ठीक है ना। और अगर सेकंड रो देखें, n1 का क्यूब यानी 216, n3 का स्क्वायर यानी 9, क्या देगा 225। समझ आया सीक्वेंस कौन सी लग रही है? तो यही सेम सीक्वेंस लगेगी थर्ड रो में, 5x और 2, ठीक है। 5 का क्यूब यानी कि 125, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, आंसर हो गया 129। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। रो 1 है हमारी 13, 50, 104। रो सेकंड है हमारी, अच्छा रो सेकंड हमें निकालना है, ठीक है। थर्ड रो हमारा 18, 70, 144। अब इसको देखते ही मैं ये बता सकती हूँ कि इसमें क्या लगेगा। इसमें लगेगा n1 इंटू 4, ठीक है, एडिशन n2 एडिशन 2 इज इक्वल टू n3। एक बार और चेक कर लेते हैं, कभी कभी मैम से भी गलती हो सकती है। फर्स्ट रो में देखें तो 13 4 ज़ा 52 और 52 इज इक्वल टू 104, हाँ ठीक है ये तो। और अगर यही हम थर्ड रो में देखें तो 18 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और 3 72 प्लस 72 144, बिल्कुल ठीक है। तो यही सेम हमें अपनी सेकेंड रो में लगानी है, मतलब 11 4 ज़ा 44 एडिशन 44, ये हो गया 88। बस ऑप्शन नंबर सी हो गया ना, डन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट रो लिख लेते हैं 6 8 34, सेकेंड रो 3 2 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रिक लग रही है, थोड़ा सा एक बार सोचो, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे देख सकती हूँ तो आई कैन से दैट n1 इंटू 2 एडिशन n2 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू n3। फर्स्ट रो में अगर लगा के देखें n1 इंटू 2 यानी कि 12, n2 इंटू 3 यानी कि 24 माइनस 2, 36 माइनस 2 34, ठीक है। फर्स्ट में तो लग रहा है, अगली में लगा के देखते हैं। सेकेंड रो में 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 माइनस में 2, हाँ यहाँ पे भी हमारा आंसर तो ठीक आ रहा है। अब यही सेम हम अप्लाई करेंगे थर्ड रो में, ठीक है। थर्ड रो में कैसे, 11 2 ज़ा 22 प्लस 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 54 माइनस 2, ये हो गया 76 माइनस 2 यानी कि 74। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा आंसर। अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मार्क, ओके। अब यहाँ पे ये हमारी एक रो है, ये हमारी एक रो है और ये हमारी लास्ट रो है। जो रोज़ हमारी कंप्लीट हैं उनको हम लिख लेते हैं 6 12 78, दूसरी रो है 6 15 99। अब इसमें क्या ट्रिक लग रही है, n1 इंटू n2 एडिशन n2 माइनस n1 इज इक्वल टू n3, ठीक है। एक बार देखते हैं, फर्स्ट रो में अगर हम देखें 6 12 ज़ा 72 एडिशन, अगला n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 कितना होगा 6, ऐड करके 78, यस एकदम ठीक है।
अगला अगर हम देखें 6 15 ज़ा 90, एडिशन n2 माइनस n1 यानी कि 15 माइनस 6 9, ये हो गया 99, एकदम ठीक है। अब यही हम लोग अप्लाई करेंगे रो नंबर 3 में। 3 13 और x, n1 इंटू n2 ये हो गया 39, एडिशन 10 ये हो गया 49। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 49। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में क्या है? 4 4 5 2 8 5 और 80, ये हमारी एक रो हो गई। दूसरी रो हो गई 5 5 0 3 3 2 और 109। अब इसको एक बार डिकोड करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है n1 माइनस n2 अपॉन 2 इज इक्वल टू n3। ठीक है, फर्स्ट रो का अगर हम एक बार चेक करें तो 445 माइनस 285 हमें देगा 160, 160 अपॉन 2 हमें देगा 80। ठीक है, एकदम ठीक है। और अगर हम सेकेंड रो का चेक करें तो 550 माइनस 332 ये हमें देगा 218 अपॉन में 2, ये हो गया 109, ये भी एकदम ठीक है। अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है थर्ड रो का। थर्ड रो में 655 441 और x 412 अपॉन 2 107, आंसर हो गया ए 107। आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 107। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? हमारे पास दो रोज हैं 15 12 90, दूसरा हो गया 16 13 104। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रिक लग रही है? हाँ, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे है n1 इंटू n2 अपॉन 2 इज इक्वल टू n3। एक बार देखते हैं। फर्स्ट रो का अगर देखें 15 इंटू 12 अपॉन 2 ये हो गया 90, हाँ बिल्कुल ठीक है। सेकेंड रो का एक बार देखें 16 इंटू 13 अपॉन 2 ये हो गया 104, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब यही सेम कोड हम अप्लाई कर देंगे किसमें? थर्ड में 12 18 और x वे। यहाँ पे 12 इंटू 18 अपॉन में 2 ये हो गया आपका 108। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे है 7 21 84 और 420 एक रो में, एक में है 15 45 ए और बी। अब ये एक रो से ही आपको सीक्वेंस को डिकोड करना है और वो यहाँ पे लगाना है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस वीडियो को एक बार पॉज करिए और ये वाला क्वेश्चन एक बार अपने आप से करके देखिए। थोड़ा ईजियर भी है और थोड़ा इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, करके देखिए एक बार, उसके बाद एक बार वीडियो को रिज्यूम करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट रो में अगर मैं देखूं तो 7 से 21 जाने के लिए मुझे सिंपल इंटू 3 करना होगा, और यही चीज़ मैं दूसरी रो में भी देख सकती हूँ कि 15 से 45 जाने के लिए भी उन्होंने सिंपल इंटू 3 करा है। ठीक है, अब 21 से 84 जाने के लिए उसने इंटू 4 किया है, और 84 से 420 जाने के लिए उसने इंटू 5 किया होगा। ठीक है, तो 45 से अगर मुझे ए पे जाना है तो मैंने इंटू 4 अगर किया तो मुझे ये मिलेगा 180 के बराबर। और इससे अगर मुझे बी पे जाना है और मैंने इंटू 5 किया तो मुझे मिलेगा 900 के बराबर।
ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में लिखा नहीं है, यहाँ मेरे को निकालना है फाइंड बी, मेरे को बी निकालना है। तो मेरा बी कितना आया, बी मेरा आया 900। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीरीज कैसे है। अच्छा, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सीरीज हमेशा हॉरिजॉन्टल ही हो, नहीं ना। तो यहाँ वाली जो सीरीज है ये वर्टिकल है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ रो 1 रो 2 रो 3 लिखा होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये रोज़ हैं, कॉलम्स में आप मत सोचना। पर जहाँ नहीं लिखा होता है वो थोड़ा स्पेसिफाइड नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक रो है 595, एक रो है 148 180, नो सॉरी मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है हमारी 5 7 148 और एक सीक्वेंस है हमारी 9 3 180, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या लगाया है, यहाँ पे है n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू n3। एक बार देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट वाले रो में लग रहा है। n1 स्क्वायर हो गया 25, n2 स्क्वायर हो गया 49, दोनों को ऐड करा 5 9 14 74 इंटू 2, यस ये तो आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, 9 3 और 180, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 90 इंटू 2, तो ये हो गया 90 इंटू 2, ये हो गया 180, हाँ ये भी आ रहा है। अब हम यही सेम अप्लाई करेंगे अपनी थर्ड कॉलम में, जो है 5x और 292, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया x का स्क्वायर, ये इंटू 2 इज इक्वल टू 292। मेरी कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो इंटू 2 यहाँ हो रहा है ये वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, और जब ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये मुझे देगा 146, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 146। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए मैं 25 को उस तरफ ले जाऊँगी, तो 146 माइनस 25 मुझे देगा 121, जहाँ से मुझे x मिलेगा 11, x मिलेगा 11, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा करेक्ट, है ना, समझे, अंडरस्टूड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब यहाँ पे हमें एकदम क्लियर है कि हमारी सीरीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट सीरीज़ है 69 87 और 39, दूसरी सीरीज़ है 93 95 और 47। ये सीरीज़ को देखते ही आई कैन टेल कि यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस लगी है, n1 प्लस n2 अपॉन 4 इज इक्वल टू n3। फर्स्ट वाले सीरीज़ में लगा के देखते हैं, 89 प्लस 69 प्लस 87 देगा 156 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, 4 9 ज़ा 36, एकदम ठीक। फर्स्ट वाली सीरीज़ में एकदम ठीक लग रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे n1 n2, ये होगा 188 अपॉन में 4 47, एकदम ठीक। तो यही वाला सेम सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे थर्ड सीरीज़ में, जो है 52 64 और x, इन दोनों को ऐड करा, ये हो गया 116 अपॉन में 4 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, आंसर हो गया A 29। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे भी हमें सीरीज़ में कोई डाउट नहीं है कि हमें वर्टिकल लेना है कि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल है। एक सीरीज़ है 36 58 21 और 23, एक सीरीज़ है 41 39 20 और 20। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ध्यान से देखिए, n1 प्लस n2
प्लस n3 इज इक्वल टू 5n4। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, फर्स्ट में लगा के देखते हैं। फर्स्ट 36 प्लस 58 प्लस 21, ये कितना देगा? 6 और 8 14, 14 और 1 15, 4 5 9, 9 और 2 115। 23 को देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। बिल्कुल ठीक, इस वाली सीरीज़ में एकदम ठीक जा रहा है। अगली सीरीज़ में देखते हैं एक बार। अगली सीरीज़ है 41, 39 और 20। इन तीनों को ऐड करते हैं, 9 और 1 10, 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है, और राइट हैंड साइड में 20 इंटू 5 100। एकदम ठीक है ना, एकदम ठीक है। अब यही सेम हम अप्लाई करेंगे अपनी लास्ट सीरीज़ में। ठीक है, किस तरीके से? हम पहले इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 39 52 34, 9 2 11, 11 4 15, 4 5 9, 9 और 3 125। अब ये जो 5 है ये आ जाएगा इसके नीचे, तभी हमें n4 मिलेगा, तो n4 आ गया 25। ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरा 25। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो है 12। अच्छा, इसमें हमारे पास 5 नंबर्स हैं। 12 4 37 37 25 4 2 36 87 51 और 2। अब इसको देखते हैं, आई कैन टेल कि यहाँ पे क्या लगा। यहाँ लगा n1 इंटू n2 n2 अपॉन n3 माइनस n4 इज इक्वल टू n5। ठीक है, फर्स्ट वाली सीरीज़ में एक बार उसको लगा के देखते हैं। n1 इंटू n2 हो गया आपका 48, n3 माइनस n4 37 में से 25 यानी कि 12, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 4 जो n5 है। ठीक है, यही सेम लगा के देखते हैं दूसरी वाली सीरीज़ में। 2 इंटू 36 हो गया 72, n3 माइनस n4 हो गया आपका 36, ये कर दिया डिवाइड, ये आ गया 2, ये आ गया मेरा आंसर। सही लग रहा है एकदम? ठीक है, तो यही वाली सीक्वेंस हम लगा देंगे अपने लास्ट वाली रो में, दैट इज़ 18 3 58 49 और x। ठीक है, 18 3 ज़ा कितना होता है आपका? 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 2 54। ठीक है, अपॉन में 58 अपॉन 49, सॉरी 58 माइनस 49, ये आ गया 9। ठीक है, ये हो गया आपका 6। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। जो बच्चे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक रहे उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट और कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और येस, अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी विल बी मीटिंग सून विद अनदर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।